हेलो फ्रेंड्स, आई एम CMA निहारंजन साहू। ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा अकाउंटिंग का। इसमें आज हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो क्लास होगा ये आपका फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग क्लासेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जो मैं आज बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन द क्लासेस। सो पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर वन पहला पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। यू कैन टेल एनीथिंग, मनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होता है, बिजनेस आप सभी को मालूम है और बिजनेस के ऊपर मैं क्लासेस भी लेके आ रहा हूँ। सो व्हाट इज द बिजनेस ऑफ क्लास ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मैं लेकर आ रहा हूँ। लेकिन आप लोग को बिजनेस तो ओवरऑल ही मानूंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एक नॉर्मल टर्म में बोले तो। सो उस बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग करना पहला काम है अकाउंटिंग के अंदर। नंबर टू, उसको समराइज करना। समराइज का मतलब होता है जितना भी आपने रिकॉर्ड किया उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको इकट्ठा करना। मैं बताऊंगा कैसे है, कैसे जर्नल है, कैसे लेजर है, लेजर से कैसे ट्रायल बैलेंस जाना है, ट्रायल बैलेंस से कैसे P&L में जाना है, P&L से कैसे बैलेंस शीट करना है। ये पूरा जो प्रोसेस है उसको समराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तीसरा चीज है उसको एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स एक रिकॉर्डिंग के बाद आप समराइज कर दिया, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर दिया, उसको अच्छी तरह से एनालाइज का क्या हुआ है, उसमें प्रॉफिट कैसा बढ़ गया, आपका बिजनेस का पोजीशन कैसे ग्रोथ किया, कि बिजनेस आपका बिजनेस का वैल्यूएशन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, उसको जिसको बोलते हैं एनालाइज करना। और लास्ट वन इज जिसको आपको रिपोर्टिंग करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पूरा जो अकाउंटिंग का मेजर चीज है वो है रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग, आप ट्रांजैक्शन आया रिकॉर्ड कर दिया, आपने समराइज कर दिया, बैलेंस शीट बना दिया, आप एनालाइज किया, तो ये करके एनालाइज करके करोगे क्या? रिपोर्टिंग करोगे। किसको रिपोर्टिंग करोगे भाई? रिपोर्टिंग जिसको जरूरी है अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी किसको है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा काम है अकाउंटिंग करना, सबसे बड़ा काम है रिपोर्ट करना। व्हाट इज द रिपोर्टिंग? जो पैसा लगाया भाई उसको तो चाहिए कि मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, वो अकाउंटिंग उसको बता सकता है कि भाई तेरा जो पैसा लगाया था उसमें क्या हुआ है, उसमें ग्रोथ हुआ है, उसमें लॉसेस हुआ है, क्या हुआ है, वो बताता। तो हमको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। किसको? हम इन्वेस्टर को करना पड़ता है। मेजर चीज तो जो पैसा लगाए उसको करना पड़ता है। और किसको करना पड़ता है? सम रेगुलेटरी जेल्स होते हैं। रेगुलेटरी मीन्स जैसे कि मान लो हमारे कंट्रीज में क्या है, हमारे कम से MCA, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उनको भी बताना पड़ता है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। क्यों गवर्नमेंट को बताना? भाई पैसा तो दूसरा लोग लगाए, गवर्नमेंट क्यों जानना था? अरे आप इसी देश का मिट्टी, इसी देश का हवा, इसी देश का संसाधन को यूज करके आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपना पैसा लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन इसी देश का संसाधन ही उसमें लागू हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उनको भी रिपोर्टिंग करना होगा। एंड थर्ड चीज क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसको करना पड़ता है? टैक्स कलेक्टर को। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया में रह रहे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आपको फाइनेंशियल आपका जो रिपोर्ट है, आपका जो रिपोर्टिंग है उसको भी देना पड़ता है। ऐसे करके आपको पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वेस्टर है, उसको अल्टीमेटली अकाउंटिंग के हिसाब से आपको रिपोर्ट देना है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ accounting, that is recording, summarizing, analyzing and reporting. I think you can understand the accounting meaning. Now goes to concept of accounting. It is a quite important, क्योंकि आप जब भी जा रहे हो अकाउंटिंग करने का आपको कंसेप्ट मालूम नहीं है अकाउंटिंग कैसे करना है। आप पहले जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन हो गए, आपको मालूम नहीं है अकाउंटिंग क्या है।
सो अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करना है? सो कंसेप्ट क्या बोलता है? इट इज नथिंग बट ए assumption to record the transaction, record financial transaction under accounting. This is the assumption of accounting, assumption to record financial transaction under accounting. ये इसका मीनिंग. सो assumption मीन्स आप जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे ये आपको आज्यूम करना पड़ेगा कि ये चीज होगा तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते अगर इसके अंदर वो नहीं बैठता है. सो वो असम्पशन क्या है उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. सो नंबर 1 कौन आता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है भाई? बिजनेस इटसेल्फ इज ए सेपरेट पर्सन. बिजनेस इज ए सेपरेट पर्सन. बिजनेस एक अलग इंसान है. आपसे इंडिविजुअल पर्सन से बिजनेस अलग है. मैं क्या बोलना चाहता हूं? ऐसा नहीं कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरे घर के लिए मैं कुछ भी उठा के ले जाऊं, ऐसा नहीं होगा. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोल रहा है नहीं भाई, आप लोगे वो भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो भी आपका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में आएगा. आप बिजनेस को अलग मान के चलोगे. आप बिजनेस को अपना इंडिविजुअल नहीं कर सकते. आप खुद बिजनेस कर रहे बोल के आप मेरा बिजनेस नहीं बोलते. बिजनेस इटसेल्फ इज सेपरेट है. इवन दो यू हैव द ओनर, ओनर एंड द बिजनेस आर सेपरेट पर्सन. यू ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट. सेकंड इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अकाउंटिंग का असम्पशन ये बोलता है कि बिजनेस में अगर मनी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करेगा, विदाउट मनी वो रिकॉर्ड, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ओनली टू बी रिकॉर्डेड. मान लो मैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोलता हूँ. मान लो आपने परचेज एक आइटम करने वाला हो. परचेज करने के लिए क्या करना पड़ता होगा? आपको पहले रिक्वेजिशन जो है आपको लेके आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा, अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पीओ, दैट इज परचेज ऑर्डर इशू करना पड़ेगा. आफ्टर परचेज ऑर्डर व्हाट एवर द ट्रांजैक्शन यू आर मेड, इट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन, बट इट इज नॉट ए मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. It is a negotiation, it is a agreement related. You are not required to record that transaction. So what you will be transaction when it will be purchased. Once goods are purchased, once liability is created, once you need to pay, other you are paid, you need to record that transaction. वो important है. पैसे दिए मतलब immediately आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. पैसा देना है, देने वाले हो, लेना है, लेने वाले हो. मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं इसको. आप देना है, दिए, लेना है, लिए, ये 4 चीज है तो भी जाके आपका रिकॉर्ड कर सकते हो. दैट मीन्स व्हाट यू आर पेइंग, पे और पेड. अब पेड लिख दो. पेड, पेबल, सॉरी पेबल, रिसीव्ड, रिसीवेबल. ये चीज आ गया ना तो आपको रिकॉर्ड करना कंपलसरी. ये पैसे के मामले में होता है, कंपलसरी आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाएगा. अगर वो नहीं है तो आपको रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है. मॉनेटरी नहीं है तो आप रिकॉर्ड नहीं करना है. डुअल एक्सेप्ट कंसेप्ट आप लोग तो सुना होगा, अगर पहले आप पढ़ रहे हो तो आपको मालूम नहीं होगा. बट डुअल एस्पेक्ट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैव ए 2 एंट्रीज. Every transaction of a 2 aspect. What is that aspect? One is debit, one is credit. इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे जाके. डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. अभी तो आप समझ लीजिए वो डेबिट मीन्स ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में इनिशियल क्लासेस में आपको शायद पता नहीं चलेगा. मैं आगे जब जाके जर्नल के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा क्लियरली डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. अभी याद रख लीजिए कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हर एक ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, 2 अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है. आप बोलोगे सर हमने तो सिंगल एंट्री, अगर आपको मालूम है, बोलोगे सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता है भाई. सिंगल एंट्री में भी वही चीज है, बट हम एक चीज को रिकॉर्ड करते दूसरा चीज को नहीं करते, वो अलग बात है. लेकिन 2 एस्पेक्ट तो कंपलसरी होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट 4th इज योर कॉस्ट कंसेप्ट. इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स
कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है ना, आपका जो एसेट है, आपका जो आपके पास जो फिक्स्ड एसेट रहेगा, ये ऑलवेज कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करोगे, ऑलवेज कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करोगे, ऑलवेज कॉस्ट मीन्स जो अमाउंट में आप उसको परचेज करोगे उसी अमाउंट को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ, वो मान लो आज आपने एक फर्नीचर खरीद लिया 5000 रुपीज से, कल आप जाके फ्लिपकार्ट में सर्च करके इसका प्राइस तो 7000 हो गया, आपको तो अच्छा बेनिफिट आया था, आपको 5000 में हमने खरीद लिया, अभी 7000 का आप बोलोगे ठीक है मेरा एसेट का तो वैल्यू एक्चुअली आज भी 7000 है, कल जब आप जाओगे अकाउंट में रिकॉर्ड चलो 2000 रुपया हम एसेट का बढ़ा देते, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं करना है। बट मैं ये भी बताऊंगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गई है कंसेप्ट में, आज पर अभी नया जो इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, फेयर वैल्यू में हम जा रहे हैं। सो वो चेंजेस तो आया है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट अभी से याद रख लीजिए हम फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंडर रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद दूसरा चीज अलग होता है। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इट इज ए क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन है। आप जब बिजनेस कर रहे हो ना, इसको अगर ये कंसेप्ट फुलफिल नहीं होता तो आपका ट्रांजैक्शन पूरा अलग हो जाएगा। सो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, बिजनेस आपका लॉन्ग रन के लिए चलेगा, अभी बंद नहीं करने वाले भाई, कल कोई आएगा रातों रात आपको बोलेगा भाई मेरे को मैं इतना पैसा दे रहा हूँ आप ले जाओ, ऐसे बिजनेस आप अगर कर रहे हो, वो क्या बोलते हैं दिवाली वाला बिजनेस हो गया, उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अलग होता है। बट आप जब एक बिग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका बिजनेस बहुत दिन के लिए अनंत काल तक चलने वाला है, ऐसा सोच के चलना पड़ेगा, अनंत काल तक चलेगा मेरा बिजनेस। इसी तरह ट्रांजैक्शन वो असम्पशन लेके आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, दिस लॉन्ग रन में रन करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी जाओगे कोई भी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करने के लिए आपको एक पीरियड चाहिए, आप ऐसा नहीं बोलोगे आज चलो मैं दो महीने का रिपोर्टिंग करता हूँ, 3 महीने का रिपोर्टिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, आपको एक अकाउंटिंग पीरियड ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज मंथली रिपोर्टिंग कीजिए, आप हाफ ईयरली कीजिए, आप 1 ईयर की करिए, आप 2 साल की करिए, 3 साल करिए, बट एक ईयर तो होना ही है। बट स्टिल मैं ये बोलता हूँ स्टैट्यूटरी में हमारा लॉज में भी कुछ डिफाइन किया गया है कि आपको कंपलसरी वो तो करना पड़ेगा, लॉज तो बोलता है, मैं बोला आपको वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी आपको देना है, रिपोर्टिंग करना है, तो उनके अंडर कुछ डिफाइन भी किया गया है कि क्या अकाउंटिंग ईयर रहना है, आपको कैसा रखना है। सो मंथली रिपोर्टिंग तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन करता होगा, उसका प्रॉफिट क्या है लॉसेस क्या वो भी करते हैं, बट एनुअली इट इज कंपलसरी होता है। तो हमारा इंडिया में अभी क्या चल रहा है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड अभी है, 31 मार्च ये है हमारा रिपोर्टिंग पीरियड, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंडिया भी हमारा पूरा, हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी है जो कि फॉरेन एंटिटीज होते हैं, वो लोग एमसीए के अप्रूवल पे भी कैलेंडर ईयर को फॉलो कर सकते हैं। हम इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 मार्च। देयर इज ऑल्सो कैलेंडर ईयर वेरी सिंपल 1 Jan to 31 December होता है, ऐसा भी अकाउंटिंग ईयर हम कर सकते हैं, बट इंडिया में ज़्यादातर 1 अप्रैल to 31 मार्च है, और हमारा कंपनीज एक्ट में भी ये क्लियरली डिफाइन है। हमारा जो बिजनेस का जो कंपनीज का जो एक्ट है 2013 इसमें ये डिफाइन है, 1 अप्रैल to 31 मार्च आप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट जब बोल रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है भाई, आप जिस पीरियड का रेवेन्यू ले रहे हो उसी पीरियड का एक्सपेंडिचर भी ले लो, मैच करना है। आप प्रॉफिट कैसे करोगे, आप मान लो ये महीने का मैं अपना प्रॉफिट जानना चाहता हूँ, आप क्या करोगे, आपका मैनेजमेंट आया आपको बोला कि हमको बता दो ये महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, आप क्या बोलोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, पहले जाओगे सेल्स देखोगे, अदर इनकम देखोगे, रेवेन्यू पता लगाओगे, इतना पैसा मेरे को आया है मेरा सेल्स से, मेरा अदर इनकम से, और आप क्या करोगे उसी पीरियड का एक्सपेंडिचर भी देखोगे, कितना खर्चा हुआ है। ये मतलब नहीं कि आप ये महीने का एक्सपेंडिचर 2 महीने के बाद रिकॉर्ड करोगे, वो हो जाएगा तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ही मैच करना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करके आप प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू करके लॉस
पा सकते हो, आपको पता चल जाएगा भाई ये तो पूरा रेवेन्यू दैट इज ए मैचिंग कंसेप्ट के अंदर आता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तभी पता चलेगा जब आप ये कंसेप्ट अंदर आओगे। नेक्स्ट रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, आप तभी प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करोगे, आप अपना प्रॉफिट तभी दिखाओगे कि आप जब ये एक्चुअली अर्न होगा। मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। मान लो आपने किसी चीज के लिए एडवांस रिसीव किया, अपना सेल्स करने से पहले, गुड्स सप्लाई करने से पहले एडवांस रिसीव कर लिया, आपका टोटल वैल्यू 500 रुपीज का आपको बेचना होगा, 500 रुपीज एडवांस मिल गया, तो क्या आप इमीडिएटली जाके इसको रिकॉर्ड तो करना है, आज पर मनी ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि आपको पैसा मिला है मीन्स रिकॉर्ड तो करना है, उसका रिकॉर्डिंग तरीका अलग है, लेकिन आप तभी तक प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। ये इंपॉर्टेंट है। कब करोगे, जब इसको आप सेल कर दोगे, आप जब उसको भेज दोगे, जिसको आप सेल्स माना जाएगा, तब उसको प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर आता है, इसको बोलते हैं। तो ये पूरा का था जो कंसेप्ट, मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया। कंसेप्ट के अंदर क्या क्या था, आपका बिजनेस एंटिटी, जो कि आपको सेपरेट बिजनेस इज ए सेपरेट पर्सन मानना होगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अगर पैसा है, मनी ट्रांजैक्शन है, आप तभी रिकॉर्ड करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोल रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग ए टू एस्पेक्ट। सेकंड इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट मीन्स आपको आपका फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट परचेज प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिफ्थ में आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न में क्या बोलता है, आप अपना बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाओगे, ये सबसे बड़ा असम्पशन है आपके लिए। सिक्स्थ है अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट है। अकाउंटिंग ईयर मीन्स आपको पीरियड चूज करना पड़ेगा, वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या फिर वो आपका ईयरली हो। सो मेजरली ईयरली इंडिया में फॉलो किया जाता है। आप रेगुलेशन भी वही बोलता है कि हम फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक करते हैं। सेवेंथ है आपका मैचिंग कंसेप्ट, जो कि आप रेवेन्यू के साथ एक्सपेंडिचर को ऑलवेज मैच करके, वो पीरियड का रेवेन्यू पीरियड का एक्सपेंडिचर कंपल्सरी मैच करना है, कि दूसरे पीरियड में ट्रांसफर नहीं करना है, तभी जाकर आपको रियल रिजल्ट और रियल रिपोर्ट मिलेगा। एट्थ में रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे तभी जाके आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके पहले तो आप नहीं करोगे। आप कब करोगे, जब वो एक्चुअली अर्न हो जाए। सो अभी आता है कन्वेंशन। कंसेप्ट क्या था, असम्पशन था। कन्वेंशन क्या था, कन्वेंशन क्या है, इट इज ए मेथड एंड प्रोसीजर जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ये मेथड को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत। आपको अब जब काम करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है, और वो रहता है। और हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह उसमें बहुत फॉलो किया गया है इसको। सो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है, सॉरी मैं पहले आता हूँ कन्वेंशन का मीनिंग बता दें। तो कन्वेंशन के अंदर 4 चीज ऐसा पाया गया है पूरा वर्ल्ड वाइड, जो कि हर कोई फॉलो करता है अकाउंटिंग में। वो मेथड वो प्रोसीजर का 4 है। एक है कंजर्वेटिज्म, दूसरा है कंसिस्टेंसी, थर्ड है मैटेरियलिटी, फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर। ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंजर्वेटिज्म मेथड्स क्या बोलता है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट should not ओवर एस्टिमेटेड। इसका मतलब क्या है, आप प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं दिखा सकते। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका कुछ स्टॉक लॉस हो गया, तो लॉस कैसे हुआ, तो फायर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, आपका लॉस हो गया, आपको इंश्योरेंस मिलने वाला है। मान लो कॉस्ट था उसका 800 रुपीज और उसका सम असर्ट बाय 1000 रुपीज, जो कि आपको इंश्योरेंस मिलने वाला था। बट आपको डाउट है कि आपको मालूम है मेरा कॉस्ट प्राइस तो मेरे को रिकवर हो जाएगा, आप बोल रहे हो मैं मार्केट प्राइस के हिसाब से, उसमें क्लॉज है इंश्योरेंस में, मान लो कि आपको मार्केट प्राइस हिसाब से मिल सकता है। वो मार्केट प्राइस हिसाब से क्या बोल रहा है, 2 चीज है। मार्केट प्राइस क्या है उस टाइम का, लेट इट बी मार्केट प्राइस उस टाइम मैंने बोला कि 1000 रुपीज था मान लो,
बट आपको रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअली वो 900 रुपीज मान सकता है इंश्योरेंस कंपनी। ये तो भरी हुई 9000 से ऊपर नहीं जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। सो तब क्या कर सकते हो आप? 900 रिकॉर्ड करोगे, 1000 रिकॉर्ड करो। आप बोलो तो वो 1000 रुपीज तो एक्चुअली मार्केट में है, बट इंश्योरेंस कंपनी का एस्टिमेट के पास है तो 900 है। सो आपको कितना दिखाना है, आपको कितना रेवेन्यू आने वाला है, आपको कितना इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, 900 आएगा या 1000 आएगा, वही है। सो इन दिस केसेस आपको ऑलवेज ये 900 दिखाना है। आपको एक्चुअली आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा जा सकता है नहीं जा सकता वो अलग बात, बट आप ओवर एस्टिमेट नहीं करते। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर आता है। एंड इसे जो हमारा प्रोविजन, मैं प्रोविजन के बारे में आगे बताऊंगा। प्रोविजन और लॉसेस का जो प्रोविजन बनाया जाता है, लॉसेस का जो प्रोविजन बनाया जाता है वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर बनाया जाता है। मान लो आपको फ्यूचर में आप मानते हो कि ये पीरियड का जो है कुछ पेमेंट, जो कुछ एक्सपेंडिचर का आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो, आपको तो करना ही है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये पीरियड का एक्सपेंडिचर है, मतलब आपको मालूम है कि 1000 रुपीज मेरे को मेरा क्रेडिटर्स को मेरे को पेमेंट करना है वो एक्सपेंसेस के लिए। सो आप उसको कंपल्सरली दिखाना होगा। आप ऐसा नहीं छोड़ते कि कोई जॉब आएगा मैं तब देखूंगा, तब जाके उसको पेमेंट करूंगा। आपको मालूम है आप उसको करना ही करना है, वो प्रोविजंस बना के रखना है, आपको प्रोविजन में डालना है। दिस इज कमिंग अंडर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मैं मतलब आप समझ गए होंगे कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है। आप ज्यादा नहीं दिखा सकते प्रॉफिट के अंदर, आप प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको दिखाना तो होगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। ये जो कंसिस्टेंसी का बात है, व्हाट इज कंसिस्टेंसी मीनिंग? कंसिस्टेंसी इट इज जस्ट लाइक आपका डिक्शनरी मीनिंग जैसा ही है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोलता है कि आप अगर कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू द मेथड, कंटिन्यू और फॉलो द मेथड। कंटिन्यू योर मेथड। मैं क्या बोल रहा हूं? कंटिन्यू योर मेथड का मतलब क्या है? मान लो आप ये साल आप डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन में आगे बताऊंगा, डिप्रिसिएशन वेरियस मेथड इज देयर, आपका स्टॉक वैल्यूएशन मेथड का डिप्रिसिएशन मेथड। आप एक साल एक मेथड फॉलो किया, दूसरे साल जाके आप चेंज कर दोगे उस मेथड को, ऐसा नहीं होता। ऐसा करोगे तो आपको रियल रिपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको रियल चीज नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आपको कंसिस्टेंसीली इसको मेंटेन करना है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये साल जो कर रहे हो दूसरे साल पे वही करोगे। अगर उसमें चेंजेस करना है तो उसमें क्या करना है, तो वो भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम में बताया गया है, बट आपको वो कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। आप जो फॉलो कर रहे हो वही चीज को आगे जाके फॉलो करोगे, वही अकाउंटिंग साइकिल को आप मेंटेन करोगे, आप उसको चेंजेस नहीं करोगे। वो ये चीज को आपको, ये मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कन्वेंशन में क्या क्या, वो 4 कन्वेंशन लेता है, कई सारे एग्जाम में आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। कंसेप्ट कन्वेंशन से तो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं। सो ये इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या बोलता है? जो भी मैटेरियल फैक्ट है, जो भी मैटेरियल फैक्ट है आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। और जो इनसिग्निफिकेंट कार्ड, जो सिग्निफिकेंट है, मैटेरियल बोल सकते हैं ना, मैटेरियल फैक्ट बोलो और सिग्निफिकेंट फैक्ट बोलो, सिग्निफिकेंट चीज है वो आप दिखाओगे। जो इनसिग्निफिकेंट है आप उसको इग्नोर करोगे। कोई जरूरी नहीं है आपको उसको दिखाने का, जो जरूरी हो आप उसको दिखाओगे। ये क्या बात हो गया, हम तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैटेरियल फैक्ट क्या होता है? मान लो कि आप अभी अकाउंटिंग ईयर में जब रिकॉर्ड कर रहे हो तभी आपका फायर हो गया, आपका कंपनी में आपका स्टॉक्स एक ह्यूज लॉसेस हुआ, तो आप क्या करोगे? आप अकाउंटिंग में दिखा, आपका रिपोर्ट में दिखाओगे फायर लॉसेस में हमें इतना लॉसेस हुआ, नहीं छोड़ देंगे, चलो क्यों इन्वेस्टर को बताना है, ऐसा नहीं करना है। आप मैटेरियल फैक्ट मीन्स कंपल्सरली आपको दिखाना है आपको कितना लॉसेस इसमें हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि इसको छोड़े, क्योंकि ये मैटेरियल फैक्ट है, आपको दिखाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। मान लो दूसरा चीज इनसिग्निफिकेंट फैक्ट क्या है? आपका परचेजर गया, आपका परचेजर जाके 4-5 सप्लायर से मिला, ए बी सी डी ही, हाँ ये चीजें आप इसको दिखाना जरूरी है क्या? वो क्या कहाँ से मार्केट कैसे रिसर्च किया, मार्केट में गया, ये मार्केट घूमने गया, वो मार्केट घूमने, कोई जरूरत, ये इनसिग्निफिकेंट केसेस है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है।
जो सिग्निफिकेंट है आपको दिखाना ही पड़ेगा, जो इनसिग्निफिकेंट आपको नहीं दिखाना है। वो मैटरल फैक्ट्स को आप भी जानना है। ये हमारा तीसरा कन्वेंशन है। फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर में क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलते हैं, कई कंपनी क्या सोचते हैं ना, चलो एक अच्छी बात है तो ये सबसे बढ़िया है। हम जब पास होते हैं ना एग्जाम में, फर्स्ट क्लास आ गया तो बच्चा जाके पूरा हल्ला करेगा, स्वीट्स बांटेगा, शोर मचाएगा। जब बच्चे 30% 40% मार्क आते हैं तो वो चुपचाप जाके घर पे बैठ जाते हैं, चलो कुछ भी नहीं है, हम नहीं देखा, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहते है कि मेरा तो मैं तो फेल हो गया। कोई शो नहीं करना चाहता। जब पास करते हैं सब उछलते हैं, जब इंडिया हारता है कोई नहीं, कुछ मतलब सारे चीज शांत पड़ जाता है, कोई ज्यादा बात नहीं करता। जब इंडिया जीतता है ना, पूरा वो वानखेड़े स्टेडियम से वो निकलता है जैसे वर्ल्ड कप 2011 में निकलता। ऐसा ही चीज बिजनेस का भी है। बिजनेस में भी ऐसा कुछ सोचते हैं, लेकिन क्या बिजनेस का जो डिस्क्लोजर कन्वेंशन में क्लियरली बोल दिया, आपके लिए फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो वो मैटर नहीं करता। आप क्या कर रहे उसको मैटर नहीं करता। आपका लॉस हुआ, आपका फायदा हुआ, आपका लॉसेस हुआ, कुछ भी हुआ, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको अपना इन्वेस्टर को सही चीज दिखाना पड़ेगा। आपके पास कोई पैसा लगा है भाई, आप अगर उसको सही चीज नहीं बताओगे, आपका बिजनेस में लॉसेस और आप नहीं बताओगे तो वो अपने लिए वो आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको सही चीज मालूम नहीं होगा तो उसको लॉसेस हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे डिस्क्लोजर चीज को छिपाया गया है, वो कैसे कैसे बड़ा चीज हुआ है इंडिया में तो बहुत सारा हुआ है। लेटेस्ट केसेस में छिपाने का बहुत सारा एग्जाम्पल इंडिया में ही है। सो फुल डिस्क्लोजर का में ये बोलता है कि आपको डिस्क्लोज तो पूरा चीज़ करना है, अपना क्रेडिटर को, आपका डेप्टर्स को, आपका इन्वेस्टर्स को हो गया, आपका रेगुलेटर को ये तो देना है। जब रिपोर्टिंग करेगी पूरा चीज़ आपको डिस्क्लोज करना है। सो हमने कंसेप्ट पढ़ा, कन्वेंशन पढ़ा। कन्वेंशन में 4 चीज़ पढ़ लिया हमने। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ लिया, कंसिस्टेंसी पढ़ लिया, मेटलिटी पढ़ लिया और फुल डिस्क्लोजर पढ़ा। So I think all of you understand. If any doubt, please comment. I'll answer on that. Thank you very much.